रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में भी कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहला वर्ड है ये रिसेप्टर रिसेप्टर टर्म का मतलब हम सब जानते हैं कि वो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो सिग्नल को रिसीव करता है, इसे हम लोग कहते हैं रिसीवर ऑफ अ सिग्नल। सिग्नल को लिगैंड भी लोग कहते हैं, इसलिए वो भी एक ही चीज है, ठीक है। सेकेंड है टायरोसिन। टायरोसिन जो है वह एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। और काइनेज का मतलब होता है एंजाइम दैट catalyze phosphoryl transfer, phosphoryl ट्रांसफर। तो आप यहां देखेंगे कि तीनों शब्द का अपना एक अर्थ है। रिसेप्टर which receive a signal, tyrosine is an aromatic amino acid, and kinase is the enzyme that catalyze the phosphoryl transfer। तो ये तीनों को कैसे कोऑर्डिनेट करें कि हमें ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज समझ में आए, मुद्दा ये है ना, कैसे हम इन तीनों टर्म्स को कोऑर्डिनेट करें। तो आइए पहले हम थोड़ा टायरोसिन के बारे में जानकारी पुटअप करते हैं। टायरोसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो एरोमेटिक है और इसमें देखने डायग्राम में बना रहा हूं, ओके। इसमें बेंजीन ग्रुप में OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, लोन पर इलेक्ट्रॉन के सही। इसकी खासियत क्या होती है कि ये जो जगह है यहां पर फॉस्फेट जुड़ सकता है। तो जैसे ATP है, उस ATP में 3 फॉस्फेट है, उससे एक फॉस्फेट यदि निकल जाए उसमें 2 फॉस्फेट बचता है, ठीक है ना। एक फॉस्फेट का ट्रांसफर होता है, उसके लिए एक एंजाइम चाहिए, जिस एंजाइम का नाम होता है काइनेज, और सबस्ट्रेट के नाम के साथ इसका नाम होता है। क्योंकि सबस्ट्रेट का नाम टायरोसिन है, इसलिए इस एंजाइम का नाम क्या पड़ गया, टायरोसिन काइनेज। इस वक्त इसको मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए। तो इस रिएक्शन के उपरांत कैसा दिखेगा ये टायरोसिन का। ये टायरोसिन कैसा दिखेगा, ये जो टायरोसिन है उसमें जो OH ग्रुप है उसके साथ जुड़ा हुआ फॉस्फेट नजर आएगा, ठीक है, लाइक दिस वन, ठीक है, PO3 2-। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन, फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन कहेंगे। जहां पर टायरोसिन पोलर है एंड अनचार्ज्ड है, इसके साइड चेन पर कोई चार्ज नहीं। आप इसको इसको मत काउंट करिएगा, क्योंकि ये तो पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर में चला जाता है, नेट चार्ज 0 ही है यहाँ पर। तो अनचार्ज ये R ग्रुप पर होता है, ये जो है
हम लोग क्या कहते हैं, साइड चेन या आर ग्रुप। तो आर ग्रुप जो है, आर ग्रुप जो है पोलर एंड अनचार्ज। और यहां पर जो आप देख रहे हैं फॉस्फोरेटेड, उसमें क्या ग्रुप है, आर जो है वो पोलर तो है ही एंड नेगेटिव चार्ज्ड। कितना नेगेटिव चार्ज है उस पर, बताइए कितना नेगेटिव चार्ज है, टू। तो बोलो माइनस। तो दो इस पर नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, बदल जाता है। तो टायरोसिन काइनेज जो है उसका काम है टायरोसिन में फॉस्फोराइल ट्रांसफर की मदद से एटीपी से फॉस्फेट निकालकर उसको टायरोसिन में जोड़ना। अब यहां किसी को अगर कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछिए। एनी क्वेरी? चलिए, कोई क्वेरी नहीं है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ये टायरोसिन काइनेज के लिए एटीपी कहां से आता है इस टायरोसिन के लिए एंजाइम कहां से आता और उसका इस रिसेप्टर सिस्टम में क्या रोल है ना। तो अगर हम इन चीजों को बारीकी से सीखें तो हमें एक बार में ही सारा विषय वस्तु दिखता है, और अच्छे से सब लोग समझने की कोशिश करिएगा, खूब मन लगा के पढ़िए, देखिए क्या होता क्या है कि टायरोसिन काइनेज जो है उसका एक अगर हम डायग्राम बनाएं, ओके, देखिएगा सब। ये हमेशा डायमेरिक होता है। डायमेरिक का मतलब क्या है, दो, कभी भी सिंगल रिसेप्टर नहीं हो, हमेशा दो रिसेप्टर मिलकर एक साथ इस काम को करते हैं। तो आप डायग्राम को अच्छे से देखिए, बना भी रहे होंगे आप सब लोग, मैंने पहले ही कह रखा है कि उसको बनाना है। ठीक है, ओके, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये है मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन में ये मौजूद होता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये डबल लिपिड बैरियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। इसको हम लोग मान लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल, जिस सेल पर ये रिसेप्टर है उस पर ये अब गौर करोगे कैसे क्या बदलाव आता है। ये जो आप देख रहे हैं गुफा, ये जो हम ब्लू रंग से कलर कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो है एक गुफा है, गुफा का एरिया मतलब छुपा हुआ है। यहाँ पर भी ये एक केव की तरह है ना, और यहाँ पर भी एक केव की तरह है। ठीक, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी आपको ये केव की तरह दिखी, और यहाँ पर भी आपको ये केव की तरह दिखी। इन सब जगहों पर एक स्पेसिफिक पोजीशन पर अमाइनो एसिड होता है। ठीक है ना, इन सभी जगहों पर स्पेसिफिक मतलब खास जगह पर अमाइनो एसिड होता है, और उसका नाम होता है टायरोसिन, जिसे हम लोग वाई से इंडिकेट करते हैं, ये टायरोसिन। ठीक है, तो अभी ये टायरोसिन क्या है, हिडन है, छुपा हुआ है। और कोई भी टायरोसिन के लिए हम डायग्राम अगर बनाते हैं, हम एक टेढ़ा करके उसमें बेंजीन ग्रुप और बेंजीन ग्रुप के साथ OH जोड़ते हैं, यही हमारा काम होता है। अगर ये टायरोसिन काइनेज को आप देखें, थोड़ा सा इसको हम बड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा इसका ये एरिया में दिखा सकें क्या है। ओके, ठीक है, आप लोग बना चुके होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा था। ठीक है, तो बहुत लोग जो मोबाइल में पढ़ रहे होंगे ना,
वो इसको ठीक से कर नहीं पाएंगे। एक ही मैं एरिया को दिखाता हूँ, देखो सब लोग गौर करना, एक केव को बना रहे हैं, बस उसी तरह से सब रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टैरोसिन है, टैरोसिन के साथ क्या निकला हुआ है, तो टैरोसिन के साथ देखिए दिख रहा है सबको, OH इस तरह से ये निकला हुआ है। अगर यहाँ पर है, यहाँ पर भी केव है, तो यहाँ पर भी केव है, तो यहाँ पर भी ये टैरोसिन है, और उसके साथ इस तरह से बेंजीन ग्रुप रहता है, और यहाँ पर होता है OH। ओके, इस प्रकार से ये टैरोसिन जो है वह अपने लोकेशन पर छुपा हुआ रहता है, ठीक है। और इंटायर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसे हम लोग बोल रहे हैं रिसेप्टर, रिसेप्टर इसे हम लोग कह रहे हैं रिसेप्टर। ओके, और चूंकि इसमें टैरोसिन हमारा इलाका है, हम लोग बोलते हैं टैरोसिन, और एंजाइम का नाम होता है काइनेज। अभी ये इनएक्टिव है, क्यों इनएक्टिव है ये, इसलिए इनएक्टिव है ये क्योंकि अभी टैरोसिन को अगर गौर करें तो उसके फ्री एंड मतलब साइड चेन में अभी OH है, और ये OH पर फॉस्फेट क्यों नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि अभी सिग्नल नहीं आया है। अब क्या होता है विद्यार्थियों, देखोगे सब लोग अच्छे से, अब क्या हुआ कि एक सिग्नल जो है, डायमर जो है वो यहां पर आ गया, ठीक है, सिग्नल, और ये जो है डायमर इस प्रकार से बाइंड करता है। डायमर हम बोले मतलब दो सिग्नल एक साथ, दो सिग्नल, जब सिग्नल इस पर जैसे ही जुड़ता है वैसे ही यहाँ एक घटना होती है। इस घटना का नाम हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। आप सबको सिखाए थे, याद है, मैंने कहा था कि बायोलॉजिकल सिस्टम में आपको ये टर्म कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हमेशा आपके इर्द गिर्द रहेगा। तो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज के कारण क्या हो रहा है कि जो टैरोसिन अभी छुपा हुआ है गुफा में, उसके लोकेशन में मतलब उसके स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होगा। देखिए मैं उस बदलाव को आपके साथ साझा करता हूं, ठीक है। किस प्रकार से बदलाव होता है उसको जरा देखो। अब क्या है कि जो हिडन था वो अब थोड़ा एक्सपोज हो गया, देखो थोड़ा ढीला कर दिया हम इसको, सब देख रहे हैं, और एक्सपोज हो गया, और ये टैरोसिन का Y है, और यहां पर ये बेंजीन रिंग दिख रहा है, और यहां पर ऑक्सीजन और उसके साथ फॉस्फेट जुड़ गया, इस पर -2 चार्ज, मैंने P सीधे लिख दिया। उसी तरह से यहां भी टैरोसिन है, उसके भी इस बेंजीन रिंग में जो OH था वहां पर फॉस्फेट जुड़ गया। अब ये घटना जैसे ही होता है तो हम कहते हैं कि ये जो है RTK जो है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है, बिकम्स एक्टिव। क्या हुआ ये, बिकम्स एक्टिव। क्यों एक्टिव हुआ, क्योंकि इस पर एक सिग्नल डायमर जो है सिग्नल बाइंड किया, तो जो RTK डायमर है वो आपस में कॉन्फॉर्मेशनल बदलाव किया, जिसके कारण जो टैरोसिन है वो एक्सपोज हुआ और उसमें फॉस्फेट जुड़ा। लेकिन क्या ये खुद ब खुद हो गया, ऐसे ही हुआ, नहीं, सिग्नल के कारण ऐसा हो रहा है। अब यहां पर मेरे पास दो सवाल है। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, पहला कि टायरोसिन काइनेज जो एंजाइम कहा सर आपने, वो कहां है, पहला। और दूसरा सवाल ये है कि फॉस्फेट, फॉस्फेट आप बोल रहे हैं, कहां से आया, कहां से आया। ये दो सवाल जो है हमारे सामने खड़ा हो जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल का जवाब, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, कि टायरोसिन काइनेज एंजाइम जो है, टायरोसिन काइनेज एंजाइम is
इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिसेप्टर। आप समझिए, ये एंजाइम जो है ये बाहर नहीं होता है, यह इसी जगह पर होता है। अब चलो मैं एक ऐसे ब्लैक पट्टी दिखाता हूं, ये एंजाइम है। ये जो काला पट्टी दिख रहा है सबको, ये एंजाइम है। यहां पर भी क्या है, ये एंजाइम है। लेकिन ये एंजाइम इनएक्टिव था, ये एक्टिव कब होगा, जब सिग्नल जुड़ेगा। सिग्नल जुड़ने का कारण क्या हुआ, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ। कॉन्फॉर्मेशनल का कारण क्या हुआ, टायरोसिन एक्सपोज हुआ, और एंजाइम जो है, इसको हम लोग ई लिख रहे हैं यहां पर, वह एक्टिव हुआ। दूसरा सवाल का जवाब है कि फॉस्फेट कहां से आएगा, तो ये मैंने रिएक्शन से बता ही दिया था आपको। एटीपी से एक फॉस्फेट डोनेट किया जाएगा। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया है कि जैसे ही सिग्नल रिसेप्टर से, आरटीके रिसेप्टर से जुड़ता है, जो साइटोसोलिक नीचे का जो हिस्सा है, जिसे हम लोग साइटोसोलिक फेस कहते हैं, उसमें बदलाव आता है। बदलाव आने के कारण टायरोसिन एक्सपोज होता है, और उसी के बगल में छिपा हुआ एंजाइम जो होता है, जो अभी तक दबा हुआ था, वह एक्टिव होता है, और वह एटीपी से एक फॉस्फेट निकालकर टायरोसिन में जोड़ देता है। ठीक है, इस तरह से फॉस्फेट जो है वह टायरोसिन में जुड़ा, और सिस्टम ऑन हो जाता है। सिस्टम क्या हो जाता है, सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है। ओके, सिस्टम इज ऑन। अब यहां जिसको कोई सवाल पूछना है वह पहले सवाल पूछे, तो मैं आगे बढ़ूं। पूछिए। सब लोग सो गए क्या, जागो जागो जागो। चलो, तो मैं किसी से पूछता हूं जो मुझे समझाएंगे कि इसमें क्या हुआ है। ठीक है, प्रियंका भंडारी, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। प्रियंका भंडारी हैं? चलिए, प्रियंका भंडारी माइक्रोफोन ऑफ करके सो गई है। सखी कुमारी, अपना माइक्रोफोन ऑन करिए। प्रतिभा पांडा क्यों ऑन कर दी, जब मैंने उनको ऑन करने के लिए नहीं बोला। चलिए, तो सखी भी उपलब्ध नहीं है। अब देवस्मिता, देवस्मिता माइक्रोफोन ऑन करिए। मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक ना? यस सर। यस सर। चलो, देवस्मिता ने अपना माइक्रोफोन ऑन किया। देवस्मिता, इस पूरे घटना को समझाइए, आरटीके के काम को। हेलो, चलिए, देवस्मिता बोलना नहीं चाहती, ये बिना बोले ही सफलता प्राप्त करना चाह रही हैं, तो उनको कुछ ज्यादा हम टोक नहीं सकते हैं, है ना। अनामिका हेरेंज, अनामिका हेरेंज, कैन यू एबल टू एक्सप्लेन? सर बीच में छूट गया था, मेरा स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा था। स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था? हाँ, तो हम नहीं सुन पाए थे। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं, आप आगे इसको रिवाइज कर लीजिएगा। यस। कोमल कुमारी, चलिए, तो बहुत मिला जुला के यही हालात है, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, और ना सवाल पूछने के लिए आप तैयार हैं, ना आप हिम्मत कर पा रहे हैं कि इस घटना को जो सामने व्हाइट बोर्ड पर है उसको आप बता सकें। तो
ये बहुत उत्साहवर्धक नहीं है, किंतु चुनौतियों से ही तो आगे बढ़ना है ना। कोई बात नहीं। तो आर्ट, सर। हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। यस सर, वहाँ पे डाइमर सिग्नल ही होंगे या फिर कोई और सिग्नल भी हो सकते हैं डाइमर के फॉर्म में? डाइमर मतलब दो सिग्नल एक साथ चाहिए, ठीक है ना, दो सिग्नल एक साथ चाहिए। तो सर यहाँ पे सिग्नलिंग हमेशा दो एक साथ ही करेंगे? देखो क्या होता है ना, ये एक टर्म आता है सिग्नल स्टिमुलस या स्टिमुलाई थ्रेशोल्ड, ठीक है। एक टर्म आता है सिग्नल स्टिमुलस या स्टिमुलाई थ्रेशोल्ड। इसमें ये होता है कि किस रिसेप्टर को कितनी मात्रा में या मात्रा में सिग्नल चाहिए, ये होता है। तो बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर होते हैं जिसको वन सिग्नल चाहिए, एक सिग्नल से ही काम कर लेगा, एक सिग्नल से ऑन हो जाएगा। कितना है कि वन सिग्नल डालोगे कोई काम नहीं करेगा, उसके लिए कम से कम टू सिग्नल्स चाहिए। अगर दो सिग्नल्स चाहिए तो दो रिसेप्टर भी चाहिए उसके लिए। इसलिए रिसेप्टर भी क्या होंगे, इसमें सिंगल रिसेप्टर होगा, है ना, और इसमें क्या होगा, रिसेप्टर डायमर होगा, ठीक है। जब आप छोटे थे तो एक रोटी में पेट भर जाता था, जब आप बड़े हैं तो चार रोटी खाने की जरूरत पड़ती है। तो वो स्ट्रेंथ जो है ना रिसेप्टर का, वो है। और कोई सवाल? थैंक यू सर, क्लियर हो गया। गुड। सर सिग्नल सर कैसे अंदर ट्रेवल करेगा? सिग्नल कभी भी अंदर ट्रैवल नहीं करता। सिग्नल का काम क्या है, अब आप ही जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये ब्रेन तक ट्रेवल आवाज के रूप में थोड़े होता है, ये इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में है, ठीक है ना। तो जैसे कि कोई भी सिग्नल जब रिसेप्टर से जुड़ता है, सिग्नल है, सपोज करो कि ये सिग्नल है गोल सा, ये जुड़ा रिसेप्टर के साथ, तो दिस इज अ रिसेप्टर, से हम लोग बोल रहे हैं रिसेप्टर। ऐसे आया और रिसेप्टर पर जुड़ गया। अब देखो यहाँ पर एक ही सिग्नल है, रिसेप्टर पर जैसे ही आया ये, रिसेप्टर में एक लहर पैदा हुआ, एक वेव पैदा हुआ, और तुरंत ये क्या होता है, सिग्नल बाहर निकल जाता है। यहां पर हम लिखते हैं सिग्नल इन, स्टिमुलेट, सिग्नल आउट। कभी भी कोई सिग्नल रिसेप्टर से लंबे समय तक के लिए नहीं जुड़ता है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए जुड़ा, एक वेव पैदा किया, एक चेंजेस पैदा किया, और वो सिग्नल क्या होता है, वहां से फिर तुरंत बाहर निकल जाता है। समझ में बात आई? कोई भी यस सर। रिसेप्टर पर हमेशा के लिए नहीं जुड़ता है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए आता है। और पूछिए सवाल। सर ये सर सेल पे डिपेंड करता है कि उसमें सर सिंगल रिसेप्टर हुआ कि डबल रिसेप्टर? नहीं, ये जो है उस सिग्नलिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सेल तो टारगेट सेल होता है, तो सेल को अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले मैं और भी बताता हूं, सिग्नल रिसेप्टर, सबसे पहला जोड़ी यही होता है, सिग्नल और रिसेप्टर। सिग्नल रिसेप्टर के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन मुझे हर बार अच्छा लगता है कि मैं कई बार इसको बताऊं। सिग्नल रिसेप्टर के काम के बाद जो होता है वो होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथ, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथ। और इस पाथवे के कारण प्रोडक्शन होता है, सब लोग जानते हो किसका प्रोडक्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। ये बार बार दिमाग में रहना चाहिए। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किससे बाइंड करेगा, डीएनए से,
डीएनए उसके रिस्पॉन्स में क्या बनाएगा, एमआरएनए बना भी सकता है और बनता हुआ को रोक भी सकता है, और इससे बनेगा एक प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन्स हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स। क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। तो हर एक सिग्नल का एक रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है ना। उस रिस्पॉन्स के लिए इसको इन सभी रास्ते से गुजरना पड़ता है। इन सभी रास्तों से जब ये गुजरेगा तभी जाकर एक रिस्पॉन्स सिस्टम डेवलप करता है। कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? थैंक यू सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कोई क्वेश्चन नहीं है? जैसे क्वेश्चन हो आप लोग पूछिए। देखिए, मैं बहुत पसंद करता हूँ कन्वर्सेशंस को, ठीक है ना। आप एकदम परेशान कभी मत होइएगा, आपके सवालों का लगभग लगभग जवाब मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो शायद मुझे नहीं मालूम है या मेरे नॉलेज में भी नहीं आया है, तो मैं उसको फिर आपसे जानने के बाद में मैं फिर से उसको पढ़ता हूँ और ढूंढता हूँ कि ये जो एक विद्यार्थी ने पूछा है ये कहाँ से है और क्या इसका डिटेल है। आप सवाल जरूर मुझसे पूछिए, ठीक है ना। एकदम भय रहित, बेहिचक, बेझिझक, आस्क मी क्वेश्चन एज यू आस्क टू योर फ्रेंड। इस प्रकार से आपने दोस्तों से सहज भाव में कोई भी सवाल पूछते हैं, इवन वो आप सोचते हो कि बहुत मूर्खतापूर्ण भी सवाल हो, सवाल कोई भी मूर्खतापूर्ण नहीं होता है, तो आप एकदम वैसे ही सहज होकर मुझसे सवाल पूछिए ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं, ठीक है। तो ये जो था कि सिग्नल आरटीके, ये तो पहला काम हमारा हो गया। अब है हमारा ट्रांसडक्शन पाथ। ये आरटीके के रिस्पॉन्स के बाद अंदर में जो चेंजेस होता है वह चेंजेस कैसे मूव करता है। यहां पर हम लोग कहते हैं कि एक ट्रांसडक्शन कैस्केड होता है। ट्रांसडक्शन कैस्केड, कैस्केड भी समझाए थे, एक श्रृंखला, ट्रांसडक्शन कैस्केड होता है, ठीक है। इस ट्रांसडक्शन कैस्केड में बहुत तरह के प्रोटीन्स जो होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम आरटीके के सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन कैस्केड को पढ़ें और उसे बूझें। बूझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सवाल हम समझ ही में नहीं आएगा हमको कि ट्रांसडक्शन कैस्केड कैसे काम करता है, तो फिर हमारे लिए बड़ी मुसीबत होने वाली है भाई। मुसीबत इन द सेंस कि हम उसे समझ नहीं सकते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद हम माथा पकड़ कर बैठ जाते हैं कि या भगवान, ये तो बहुत कठिन चैप्टर। बट फैक्चुअली ये है मेरे दोस्तों कि ये कठिन चैप्टर होता नहीं है, ये सारे बहुत ही आसान टॉपिक होते हैं। तो ट्रांसडक्शन कैस्केड का एक सीरीज है जिसे हम लोग बोलते हैं रैस, रैफ, ठीक है। रैस, रैफ, MEK, मेक पाथवे, पाथवे। क्या नाम पड़ा है जरा सब लोग बोलिए तो। रैस, रैस, रैफ, मेक, पाथवे। पाथवे। बिल्कुल सही। ये होता है रैस, रैफ, मेक। हम एक और इसमें छूट गया हमसे, वो होता है ERK। 4 होता है, ठीक है ना, क्योंकि दिमाग से अचानक निकल जाता है, याद आ गया मुझे। तो क्या क्या होता है 4 बोले तो जरा। रैस, रैफ, मेक, ERK, पाथवे। ERK पाथवे। एक बार फिर से बोलिए तो सब लोग। रैस, 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 ERK, ERK पाथवे। पाथवे। एक बार और। रैस, मेक, ERK, पाथवे। बहुत बढ़िया। यहाँ पर रैस जो है, ठीक है, यह
कैंसर के स्टडी में, चूहों पर जब कैंसर का स्टडी किया जा रहा था, यह एक प्रोटीन मिला था जिसका नाम होता है रैट सार्कोमा। ठीक है, यहां से रै लिया गया और यहां से एस लिया गया। तो रैश जो होता है, रैट सार्कोमा में इसको मिला था, और ये एक जी स्विच होता है। जी स्विच, जी प्रोटीन पढ़े ना आप लोग, वही जी प्रोटीन स्विच, Yes, sir. वही जी प्रोटीन स्विच होता है। ठीक है, ये जो रैफ है और जो ERK है, ये सभी काइनेज है। क्या है? काइनेज है। काइनेज क्या करता है? सबस्ट्रेट में ATP से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेकर सबस्ट्रेट फॉस्फेट प्लस ADP बनाता है। अभी सिखाए थे, टायरोसिन था तो टायरोसिन में फॉस्फेट जोड़ दिया था। ये तीनों जो हैं, ये तीनों काइनेजेस है। ठीक है, तीनों क्या है? काइनेज है। ठीक है, तो रैफ, मेक और ERK काइनेज प्रोटीन, काइनेजेस हैं, मतलब ये सारे एंजाइम हैं जो कि मेथड्स को कंडक्ट करते हैं। ओके, ठीक है। ERK जो है यहाँ पर, ये फाइनल आउटपुट होता है इस ट्रांसडक्शन कैस्केड का, जो कि न्यूक्लियस के अंदर में एंटर। तो सब नया शब्द होगा, आप लोग जो लोग पढ़े होंगे पहले, उनके लिए पुराना शब्द है, रिवीजन हो रहा है। लेकिन जो विद्यार्थी पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, या फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम कि वो सब चीजों को भूल चुके हैं, तो उनके लिए ये एक रिवीजन का भी वर्क है, और उनको इन सब विषयों को दिमाग में रखना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, मैं कुछ ऐसे बना रहा हूं, आप सब लोग गौर करिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे यूज कर रहा हूं। ये हमारा लिपिड बाइलेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ओके, और ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके, और इसके अंदर में हमारा DNA है, इसके अंदर में हमारा DNA। हम DNA तक चीजों को पहुंचा देंगे तो हम क्या कहेंगे? काम हो गया। ये हमारा DNA, बढ़िया। DNA, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा साइटोसोल है, ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब यहां से सोचो कि कोई एक सिग्नल आया, लाइक इंसुलिन, इंसुलिन IS। ओके, ये दो मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि डायमर चाहिए तो दो चाहिए, और यहाँ पर मेम्ब्रेन में ये रिसेप्टर है। अब चूंकि हम डायग्राम समझा दिए, तो अब हम आपको आसानी से ही समझा सकते हैं। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल आकर जुड़ गया, ये मेम्ब्रेन डायमर है, मेम्ब्रेन डायमर पर भी ये आ गया, और यहाँ जितने टायरोसिन थे उस सब में क्या जुड़ गया? अब बुक में देखोगे ऐसे स्ट्रेट लिखता है, जो विद्यार्थी समझा रहता है कि यहाँ क्या हुआ होगा कि फॉस्फेट दिख रहा है, उसके लिए तो आसान होता है। लेकिन जिस विद्यार्थी ने ध्यान नहीं दिया, उसके लिए ये फॉस्फेट कहाँ से आ गया? हम नहीं कहते कि विज्ञान हमें, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि विज्ञान समझ में नहीं आता है। सर, बिल्कुल सही प्रश्न है उनका, विज्ञान समझ में नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि सर हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से काम नहीं कर पाते, हम रैंडमली पढ़ते। हमें उस तरीके से मैकाले एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया भी जाता है जहां पर रैंडमली चीजों को हम पढ़ते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि हमारी जिंदगी में साइंस रैंडम बनकर रह जाता है और हमारी जिंदगी रैंडमाइज्ड हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं, ये क्या हुआ कि सिग्नल बाहर है, रिसेप्टर से बाइंड किया, रिसेप्टर मेम्ब्रेन में है, और उसका साइटोसोलिक फेस जो है, साइटोसोलिक फेस जो है, उस फेस में ये फॉस्फेट जो है वो एक्टिवेट। इसके बाद ये जो अपना सिग्नल है वो शेयर करता है किसको? रैस को। रैस से फिर ये किसको मिलता है? रैफ को। रैफ से फिर किसको मिलता है? ये बोल सकते हैं आप लोग? MEK को। MEK से फिर किसको मिलता है? ये बताइए। बिल्कुल सही, ERK को। और फिर ERK कहाँ एंटर करता है? न्यूक्लियस के
अंदर, न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के अंदर में ERK आया। और यहां पर कुछ को एक्टिवेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? को एक्टिवेटर्स। ये दोनों लोग मिलकर DNA पर बाइंड कर जाएगा। सोचो कि यही ERK था जो बाइंड कर, ठीक है। जैसे ही DNA पर ये बाइंड किया, DNA में एक चेंज आया, चेंज आया। किसमें चेंज आया? DNA में, ठीक है। और जिसका रिजल्ट हुआ, इससे ट्रांसक्रिप्शन होगा और mRNA बनेगा। तो आप देखें कि ये जो कैस्केड है, ट्रांसडक्शन कैस्केड, ये ट्रांसडक्शन कैस्केड का साइट क्या है? किस जगह पर ही हुआ है? जल्दी बोलो। साइटोसोल। साइटोसोल में हुआ है। और न्यूक्लियस के अंदर में कौन इंटर किया है? ERK ERK को वहां पर को एक्टिवेटर्स चाहिए, और तब जाकर वो DNA पर क्या होगा? बाइंड करेगा। ये एक पूरा वैज्ञानिक घटनाक्रम है ना। इन शरीर में पल प्रतिपल निकलता है जब भी शुगर की जरूरत पड़ती है। क्या यही मैकेनिज्म वहां पर रन करता है? हमारा आंसर होता है बिल्कुल, यही मैकेनिज्म रन करता है, ठीक है ना। और इसी के कारण से वह पूरा सिस्टम काम कर पाता है। अन्यथा क्या होता है? वो सिस्टम कभी काम ठीक से कर ही नहीं सकता। आप समझे कि कितने महत्वपूर्ण तरीके से यह पूरी घटना जो है उसको हम लोगों ने अभी देखा है। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर इसको इंसुलिन के टर्म में थोड़ा बताइए, थोड़ा सा ये सबका रास रैफ मेक इन सबका थोड़ा काम भी थोड़ा बताइए हम लोग को कि कैसे ये काम एग्जैक्टली करता है, कैसे कैसे कैसे। बहुत सारे सवाल। इसकी चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे, मतलब अगले दिन के क्लास में करेंगे, करके रहेंगे।